नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089443864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम जो देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू करेंगे उसको। यहाँ पे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारे पेड ग्रुप से स्टार्ट है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। कहा गया आपसे कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इन्होंने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है। तो रिसेंटली जो है WHO ने अनाउंस किया है कि जो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है एस्पार्टिम, ठीक है, इसके बारे में शायद आपने जैसे ये पॉलीमर वगैरह वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इसको सब्सटेंस ऐसा घोषित किया है कि जो कैंसर पैदा कर सकता है, ठीक है। कार्सिनोजेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं ये ऐसे हैं कि जो किसी खाद्य पदार्थ में अगर हैं और वो किसी व्यक्ति में कैंसर की बीमारी जो है उत्पन्न कर सकते हैं। तो जैसे आमतौर पे आपने एस्पार्टिम के बारे में देखा होगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं जैसे ये सब होता है, पेप्सी वगैरह, और जैसे च्युइंगम्स कुछ होते हैं तो उसमें ये डला होता है उसको मीठा यानी टेस्ट देने के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस आजकल तमाम वेबसाइट्स या कंपनीज कह लीजिए चैटबॉट लॉन्च करती हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको चैटबॉट जो है इजीली दे सकता है और आप उससे एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी में ऐसे लोग जो किसी प्रकार के डिस्ट्रेस में हैं उनको इंस्टेंट कॉन्वर्सेशन या कुछ बातों की जानकारी देने के लिए ये मानस जो टेली मानस चैटबॉट है उसको लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। 6 जुलाई 2023 से ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक ये संस्थान है, तो इसका 67th ये सम्मेलन हो रहा है। किस शहर में ये पूछा गया है। तो इंडिया का ये संस्थान जो है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका ये 67th कन्वेंशन है। इसमें श्रीलंका में हो रहा है, कोलंबो में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को लॉन्च किया है। तो जीएसटी की जो 6वीं वर्षगांठ है अभी रिसेंटली 1 जुलाई 2023 में, उस दिन जो है इस योजना को लॉन्च किया है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी किया गया। तो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये इसने अंकटाड जो है ना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने रिलीज की है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। एकल उपयोग प्लास्टिक के पुनर्चक्रण द्वारा EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय जो है कौन सा बना है। तो ये इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है। इंदौर वैसे भी आप जानते हैं कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, और उसी क्रम में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं और ये मतलब जो बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स हैं उनको रिसाइकिल करने के लिए और उसको फर्दर यूज़ किए मतलब अन्य चीज़ों में यूज़ करने के लिए यहाँ पे जो ये EPR का मिला है क्रेडिट, ये कि बेसिकली सर्टिफिकेट टाइप का समझिए, एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी यहाँ पे इस चीज़ के लिए मिला है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है EPR क्रेडिट के बारे में और किसको मिला है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और इसका जो ये है पर्पस क्या था, तो जो बैंड सिंगल यूज्ड प्लास्टिक आइटम्स हैं उसको रिसाइकिल करके फर्दर प्रोसेस यूज में लेने के लिए। विस्फोट के कारण खबरों में रही उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ये करीब ग्रुप ऑफ 7 वोल्केनो है उबिनास वोल्केनो, जिसमें साउथ अमेरिका में पेरू में। नेक्स्ट है भारतीय अमेरिकी नौसेना के द्वारा बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास जिसका नाम है साल्वेक्स, यहाँ पे इंग्लिश में देखिएगा। तो ये 7th एडिशन था, 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक। आयोजन स्थल बताना है, तो इंडिया में ही हुआ था ये, कोच्चि में, ठीक है। हाल ही में थ्रेड्स नामक
एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा पेश किया गया है? तो जैसे ट्विटर है ना, तो ट्विटर के ही तरह सुविधा प्रदान करने वाला एक थ्रेड नाम का एप्लीकेशन इंस्टाग्राम से लिंक्ड जो है एक तरीके से, उसको लॉन्च किया है मेटा ने। ठीक है, पेरेंट कंपनी मेटा ही है इसकी। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 लॉन्च करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है? तो ये एक सेविंग स्कीम है, बेसिकली महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट नाम है। इसको लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने थ्रू आउट जो इंडिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ताइवान भारत के किस शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करेगा? तो ये जो है बेसिकली दोनों देशों के मध्य ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं इन सबको प्रमोट करने के लिए एक कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर ओपन करने की अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली की गई है, इसमें महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है, विकल्प सी। अच्छा, ज़रा ये बताएं, क्या इंडिया और ताइवान के बीच कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन है कि नहीं? ज़रा अगर है या नहीं है कमेंट करके बताइए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन किसने लिखी है? तो ये इनकी है अनीता भरत शाह की पुस्तक। हाल ही में प्रकाशित एक और पुस्तक है माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। इसके लेखक का नाम बताना है, तो सुधा पाई और सज्जन कुमार है ना, बोथ। नेक्स्ट देखिए, भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है, और जो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है उसकी प्रक्रिया के लिए शेरपा के रूप में किसको नामित किया गया है? तो इसमें ये देखिए, पहले ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप जो है ये बेसिकली यूएन से एसोसिएटेड है, और यूएन सेक्रेटरी जनरल के इनविटेशन पे ही है ना इंडिया ने ज्वाइन किया है इस ग्रुप को। इसका फॉर्मेशन या कह लीजिए एस्टैब्लिशमेंट जो है ग्रुप का किया गया था मार्च 2022 में। उद्देश्य क्या था कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं कुछ अर्जेंट है ना, किससे संबंधित, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी या कुछ अन्य फाइनेंसेस, ठीक है, तो उसके लिए ये ग्रुप बनाया गया था, और उसमें जो सदस्य हैं तो उसमें भारत अभी ज्वाइन किया है, और भारत की तरफ से ये संजय वर्मा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एसोसिएटेड हैं सेक्रेटरी, इनको वहाँ पे एज अ शेरपा या कह लीजिए रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का डिजिग्नेट किया गया है। इसमें है लाला लाजपत राय कहाँ घायल हुए थे, किस चीज़ के वजह से घायल हुए थे? ठीक है, तो इवेंट ये था कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे ये सब, और उसमें लाठीचार्ज पुलिस ने किया, उसमें इनको काफ़ी चोटें आई थी। लेटर ऑन इनकी जो है हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। तो हुआ क्या था, साइमन कमीशन आप जानते हैं कि इंडिया में जो है इसको भेजा गया था, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के फॉर्मेशन या पॉसिबिलिटी के संबंध में। तो हुआ क्या था कि साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे सब ब्रिटिशर्स थे है ना, इंडियन रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं था। तो उसी के अराइवल के टाइम लाहौर में जो एक कह लीजिए डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था उसको लीड कर रहे थे ये, और वहीं पे जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसी में घायल हुए थे। ठीक, तो विकल्प हमारा ये जो है ये करेक्ट था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो सॉल्ट सत्याग्रह आपने पढ़ा होगा कि जो स्टार्ट होता है मार्च 1930 में दांडी से, जो है साबरमती आश्रम से और इधर दांडी की ओर। तो उसमें क्या है कि जो है गांधी जी के साथ कई सारे लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया। तो उसके बाद यहाँ पे इस मूवमेंट जो पूरा सत्याग्रह था उसको मतलब गांधी जी को रिप्लेस करने के लिए अपॉइंट किया गया था इनके द्वारा ही, ये अब्बास तैयब जी को। निम्नलिखित में से किसको एक स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल्स में आपने देखा होगा कि जो हमारे पार्ट्स होते हैं उसके बीच में लुब्रिकेशन या उनके कह लीजिए स्मूथ मूवमेंट के लिए यहाँ पे लुब्रिकेंट्स को यूज़ करते हैं। तो उसी में ग्रेफाइट यूज़ होता है। ठीक है, क्यों यूज़ होता है ये? क्योंकि इसका नेचर जो है वो थोड़ा स्लिपरी काइंड ऑफ है, और इसका रीज़न ये होता है कि जैसे केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो जो वॉन्डर वॉल्स फोर्स होता है इसकी लेयर्स के बीच वो वीक होता है। ठीक है, जो इसको प्रोवाइड करता है एक स्लिपरी नेचर। तो इस वजह से आप इसको यूज़ करते हैं। और ग्रेफाइट का एक यूज़ जैसे और भी पूछा जाता है कि किस में यूज़ होता है, तो जैसे जो पेंसिल्स यूज़ करते हैं आप, ठीक है, उसमें भी यूज़ होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद जो कि हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है उससे संबंधित हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन ए को चुनेंगे। बेसिकली क्या है कि ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनका भी मतलब एंशिएंट टाइम्स में ही जो है संकलन किया गया, और हमारे वैदिक संहिताओं में जो
कुछ डिफिकल्ट मीनिंग या सीक्रेट नॉलेज थी उसको एक्सप्लेन किया गया इनके माध्यम से, ठीक है। तो ऋग्वेद से संबंधित जो है ये ऐतरेय ब्राह्मण, इसके अलावा जैसे ये कौशितकी ब्राह्मण एक है, ये काफ़ी पॉपुलर है। बाकी जैसे सामवेद वगैरह के कई सारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसको पूछा जाता है। तो इन सब की लिस्ट जो है एक बार देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान एक ग्रुप है, फुल फॉर्म क्या है इसका? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो ये एक प्रकार का पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक यूनियन है, 10 मेंबर्स हैं इसमें कुल, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ साउथ कोरिया इसका मेंबर नहीं है, ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा ये बताएं क्या इंडिया इसका सदस्य है कि नहीं है, जरा बताइए, कमेंट करिए। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, कौन था? तो फॉरेन ट्रैवलर्स आप जानते हैं आते रहे अलग अलग शासनकाल में, तो उसी क्रम में से एक है डच, ये फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, ऑप्शन ए जो है। ये इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो अराउंड 1620 से 1627 के मध्य जो है इसका है, और इसने कुछ उस समय का जो शासनकाल था उसके बारे में विवरण दिए हैं। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, जैसे ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के रेफरेंस में आप पुराना किला के बारे में पढ़ते होंगे, तो उसी के एडजेसेंट जो है खैरुल मंजिल जो ये बना इसमें 1561 के अराउंड, ठीक है। और ये बनवाया गया था माहम अनगा के द्वारा, विकल्प डी। पॉलिटिकल एडवाइजर जो है ये रही थी अकबर के शासनकाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो ये इवेंट्स आप पढ़ेंगे कांग्रेस के, तो दिसंबर 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था वो पास हुआ। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये दिसंबर 31 मिडनाइट में ये नेहरू जी ने ट्राई कलर होस्ट किया रावी नदी के तट पे, और वहीं से देखेंगे पूर्ण स्वराज की जो डिमांड होती है और एक इंडिपेंडेंस डे का डेट सेट किया जाता है, ठीक है। ये 26 जनवरी 1930। तो ए विकल्प जो है हमारा ये सही है। इसमें देखें यहाँ पे मुगल थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे थे? तो हिस्टोरिकल अकाउंट्स लिखे इन्होंने गुलबदन बेगम ने, ये बाबर की जो है पुत्री थी, और हुमायूं नामा एक जो फेमस कृति है ना, उसकी रचनाकार का नाम भी ध्यान रखिएगा, गुलबदन बेगम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये जो आइलैंड्स हमारे हैं अंडमान निकोबार, इसमें इसका जो हाईएस्ट एलिवेशन वाला पॉइंट है ये सैडल पीक, ठीक है, लगभग 732 मीटर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ठीक है, तो लेंथ वाइज देखेंगे ना ऐसे, तो साउथ अमेरिका में ये आपका जो एंडीज हैं तो ये लगभग 7 देशों को है ना कवर करता है, और लगभग 7200 प्लस किलोमीटर्स का कुल इसका डिस्टेंस है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में ये गांधी सागर जो है ये चंबल रिवर से एसोसिएटेड है ना, उस पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम बैतूल में है? तो यहाँ गोदावरी के साउदर्न जो है ये ताप्ती रिवर फ्लो होती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है, तो मुल्ताई एक जगह है बैतूल में मध्य प्रदेश में, यहाँ से इसका ओरिजिन है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ये आपका यहाँ से है जो विहार लेक है। ठीक है, नेक्स्ट है, रजिया के शासनकाल में बलबन किस पद पर नियुक्त था? तो रजिया सुल्तान के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर हुई मेडिवल पीरियड में, और इसके शासनकाल में देखेंगे तो जो ये आपका बलबन है, ठीक है, ये था अमीर ए शिकार के पद पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रमुख शिकारी है ना, ऐसे एक पोस्ट थी उस पर ये था। ठीक है, इंग्लिश में लॉर्ड ऑफ द हंट इसमें मिलता है, तो सी ऑप्शन को ध्यान रखेंगे। इसमें देखें कुछ महारत्न कंपनियां हैं और उनके स्थापना वर्ष से सही सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? तो गलत इसमें होगा, कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में स्टैब्लिश हुआ था ये। ठीक है, थोड़ा यहाँ करेक्शन करेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये गलत है। ठीक है, बाकी युग्म इसका ठीक है।
अगला देखिए, महारत्न कंपनियां और उनके स्थापना वर्ष से सही सुमेलित फिर से पूछा गया है। तो यहाँ पे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो 1980 दिया है, ये 1984 की है, ठीक है। बाकी के विकल्प ठीक हैं, यहाँ पे सबको देख लीजिए। देखिए, जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं या नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है, इसके अलावा जैसे जो कैटेगराइजेशन होता है, तो मुख्य रूप से स्टार्टिंग के दो में जितनी कंपनियां हैं, नवरत्न और महारत्न में, इनके नाम जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे 12 महारत्ना आप पढ़ेंगे, ठीक है, और नवरत्ना में भी जो है करीब 13 कंपनीज को पढ़ेंगे, ठीक है, तो इनके नाम ध्यान रखा करिए। यहाँ पे है कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है, तो कुछ माउंटेन रेंजेस हैं और उससे संबंधित जो हाईएस्ट पीक है वो लिखा है। तो कैस्केड रेंज में देखेंगे ये माउंट रेनियर है ना, ये जो टीओ टेपेक लिखा है ये गलत है। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फिर से देखते हैं। कुछ वो लिखे हैं आपके वोल्केनो और किस देश में स्थित है वो लिखा हुआ है, तो इसमें गलत है। चिम्बार ये राजो जो है ये बेसिकली इक्वाडोर में है, इंडोनेशिया गलत लिखा है। यहाँ पे फिर से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कुछ माउंटेन्स हैं और किस देश के सबसे ऊंचे पर्वत हैं वो लिखा है। तो ये तोमनिवी जो है ये फिजी में सबसे ऊपर है, ठीक है, ऑप्शन ए। फिजी को एक बार मैप में लोकेट कीजिएगा, इधर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक आइलैंड नेशन है। इनमें से किन्होंने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, जिसका पॉपुलर नाम लिबरल पार्टी है, उसको बनाया था? तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में अराउंड 1910 में कुछ ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स थे, जैसे टीबी सप्रू, एमआर जैकर, है ना, और ये वीएस श्रीनिवास थे, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो इन सब के साथ यहाँ पे इसको शुरू किया गया था। हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग 2022-23 जीत लिया है? तो ये हॉकी का आयोजन था, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है। तो प्रो लीग जो हुई इसमें नीदरलैंड की टीम जीती है, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया चौथे पोजीशन पर रहा था। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने किसके सहयोग से इंटरनेट की शक्ति का जश्न मनाने के लिए भारत इंटरनेट उत्सव शुरू किया है? तो इंटरनेट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है आज की डेट में, ठीक है। कई सारी चीज़ें बिना इसके पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम या कम्युनिकेशन है, कह लीजिए, ये इसमें माई गॉव इनिशिएटिव जो भारत का है, ठीक है, भारत सरकार का, जो एक सिटीजन और गवर्नमेंट्स के बीच में एक डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट प्रदान करता है कई सारी सर्विसेज के माध्यम से। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन में भारत इंटरनेट उत्सव जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 पर रिपोर्ट जारी की। इसकी पहली रिपोर्ट किस वर्ष के लिए जारी की गई थी ये बताना है। तो देखिए, ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बेसिकली क्या है कि जितने भी स्कूल्स हैं इंडिया में, ठीक है, तो उनको कई सारे डायमेंशंस पे जो है डिवाइड करके उनकी परफॉर्मेंस को एसेस करने से संबंधित एक रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये पहली बार जो ये रिलीज़ की गई 17-18 के जो है उसमें फाइनेंशियल ईयर के लिए, और अभी रिसेंटली जो सेकंड एडिशन आई है ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में उससे अलाइंड है, ठीक है, और ये 2021-22 के आंकड़े के साथ अभी प्रस्तुत की गई है। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जो हमारे 4 वेद हैं, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनकी यहाँ पे टीचिंग्स और कुछ ऐसे मतलब आकृतियों से लेजर शोज वगैरह हैं इसमें, है ना, इन सब के माध्यम से बना हुआ एक पार्क अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जो जिला है उसमें नोएडा सेक्टर 78 में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। काफ़ी आकर्षक है और यहाँ से कई सारी जो मतलब वैदिक जो कह लीजिए हमारी चीज़ें हैं उसको लोगों तक एक नए तरीके से पहुँचाने का प्रयास किया गया है। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी योजना को लॉन्च किया है? तो बेसिकली इसमें मुख्य रूप से अर्बन वाटर बॉडीज जो हैं उनको एक प्रकार से दोबारा एकदम रिवाइव करने के लिए, रिजुवनेट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है उड़ीसा में। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO इसका 9वां स्थायी सदस्य देश जो है कौन बना है? तो देखिए, SCO समूह के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। इसको जो है एक तरीके से फाउंडेशन जो ईयर है ये ध्यान रखना होता है, मतलब एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है।
तो 2001 में जो है इसकी फॉर्मेशन की गई और वर्तमान में इसमें कुल 9 जो परमानेंट मेंबर हो गए हैं। तो रिसेंटली अभी जो हमारा ये इसका 21st सेशन हुआ था उसमें ईरान को जो है इंक्लूड करने के लिए रिजोल्यूशन दिया गया और ईरान ने जो है अभी परमानेंटली इसको ज्वाइन किया है फुल मेंबर के रूप में। तो ऑप्शन ए को चुनेंगे। हमारे जो 9 मेंबर्स हैं इस समूह के कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है और अब ईरान हो गया। ठीक, तो इन देशों का नाम रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान ये किस वर्ष में SCO के मेंबर्स बने थे? ठीक है, फुल टाइम मेंबर। ये कमेंट करिए और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।